अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 14 की। और जो हम करने जा रहे हैं वो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। जो हम इस वीडियो के अंदर जितने पार्ट्स कर पाए वो हम कोशिश करेंगे कर ले यहाँ पे। तो ये बेसिकली प्रिज्म से रिलेटेड चैप्टर है और ये मैं काफ़ी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर। और आप लोग इसके जो स्टार्टिंग एक्सरसाइज है वो लाजमी देख लें ताकि आपको इसका बेहतर आइडिया हो सके। तो ये बुक 1 है और जिसको हम कॉमनली D1 भी बोलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ये नीचे एक मुख्तलिफ फिगर्स हमें दी गई हैं। इस मेड अप ऑफ 2 और मोर रेक्टेंगुलर प्रिज्म, जिनको 2 या 2 से ज़्यादा रेक्टेंगुलर प्रिज्म से मिलाकर बनाया गया है। यानी जैसे ये पहली शेप है, इसमें भी ये 2 रेक्टेंगुलर प्रिज्म है जो ऊपर नीचे जोड़े गए हैं, तो तब ये एक पूरा प्रिज्म कहला रहा है जिसका नाम रेक्टेंगुलर प्रिज्म होगा क्योंकि इसके अंदर दोनों रेक्टेंगुलर प्रिज्म इन्वॉल्व हैं। ठीक है। और रेक्टेंगुलर प्रिज्म ऐसा प्रिज्म होता है जिसके सारे फेसेस आपको रेक्टेंगल नजर आएंगे, तो इसलिए इसको रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोल रहे होते हैं। प्रिज्म की क्या डेफिनेशन होती है वो मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। काइंडली आप उस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा पहले इसको समझने से पहले। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्म, इन तमाम प्रिज्म्स के लिए हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करके दिखाना है और इनका टोटल सरफेस एरिया निकाल कर दिखाना है। तो आप ये शेप अच्छे से देख लें। ये फिगर जो यहाँ पे बनी हुई है ये मैंने ड्रॉ कर ली है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये वो शेप है, मैंने कोशिश की है इसको जितना साफ़ हो सके ड्रॉ कर लूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी इसमें कोई कमी पेशी रह गई है। लेकिन आप कोशिश करिएगा आप बुक सामने रखें ताकि आपको बुक से ये ज़्यादा आसानी से जो है गैस हो पाए कि मैं क्या चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी मैंने कोशिश तो यही की है कि जितनी अच्छी शेप बन सकती थी बना लूँ ताकि आप लोगों को समझने में मुश्किल ना आए। लेकिन आपके पास बुक मौजूद है, आप बुक से ये शेप देखते रहें, जो जो चीज़ें बताता जा रहा हूँ वहाँ पर टैली करते रहें, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो मेरे पास ये एक बेसिकली शेप दी हुई है, ये पूरा एक प्रिज्म है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आप इसको डिटेल में जो है मेरी चैनल पे देख सकते हैं। अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ कॉमन पॉइंट्स उसके बता रहा हूँ कि प्रिज्म के अंदर आपको आइडेंटिकल पैरेलल फेसेस मिलते हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे, पैरेलल का मतलब वो आमने सामने होंगे या ऐसे होंगे कि टच नहीं कर रहे होंगे, एक दूसरे से टच नहीं कर रहे होंगे। इस तरह के पैरेलल फेसेस आपको मिलेंगे। तो वो जो और फ्लैट होंगे, बिल्कुल फ्लैट फेसेस मिलेंगे, कोई कर्वेचर नहीं उसके अंदर आता। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं प्रिज्म्स, जिसके अंदर ये चीज़ें पाई जाएँ। अब जैसे ये एक पूरा प्रिज्म है, आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि ये कोई रेक्टेंगल है या नहीं है। आप इसको बस सोचिए एक प्रिज्म है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ पैरेलल फेसेस होने चाहिए, यानी एक जैसा फेस होना चाहिए। आपने इसको मिलाकर देखना है, ज़रा मिलाकर एक चीज़ देखनी है। तो आप नोटिस करिए इसका जो ये फ्रंट फेस है इस तरह का, ये वाला फ्रंट फेस, ये मैं इसको यहाँ पे रफली ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से ड्रॉ करना चाहता हूँ, ये ऊपर एक रेक्टेंगल लगा हुआ है, ये एक ऊपर रेक्टेंगल है ये वाला, और नीचे एक ये रेक्टेंगल लगा हुआ है, नीचे एक ये रेक्टेंगल लगा हुआ है। ठीक है। ये इसका जैसा फेस ये सामने से नज़र आ रहा है आपको, इसका बिल्कुल एग्जैक्ट फेस इसके पीछे होगा, जो अब यहाँ पे देख नहीं सकते क्योंकि 3D फिगर है और 3D पिक्चर को यहाँ पे प्लेन पेपर पे ड्रॉ करना आसान नहीं है। तो मैं आपको कह रहा हूँ आप इसको विजुलाइज करें। जैसा ये फेस फ्रंट वाला जो मैंने यहाँ पे बनाया है सामने है, वैसा ही फेस बिल्कुल बैक पे भी होगा। तो याद रखें जब आप वो फेस पहचान लेंगे ना कि वो फेस कौन सा है जो कि जैसा सामने है वैसे ही पीछे आपको नज़र आ रहा है, तो उसी को बोलते हैं आइडेंटिकल पैरेलल फेसेस। ये पैरेलल होते हैं, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते, कुछ फासले पे होते हैं और बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जैसा सामने वैसे ही इसका पीछे भी होगा। तो इसका आपने सबसे पहले बेस एरिया निकालना होता है, यानी इस सारे का आपने क्या निकालना है, बेस एरिया, इसको बोलते हैं बेस एरिया। और इसको मल्टीप्लाई करवा देना होता है हाइट से। तो जब आप हाइट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास जो भी चीज़ आएगी उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म, इस पूरे प्रिज्म का वॉल्यूम। हाइट क्या होगी, यहाँ पे अक्सर चीज़ हाइट जो है अक्सर पिक्चर्स में यहाँ पे आएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जो लेंथ होती है ना आपके प्रिज्म की, वही आपके हाइट का रोल प्ले कर रही होगी। जैसे यहाँ पे 3 है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से उठा के इसका बेस एरिया इसमें लिखना है और हाइट लिखना है, आपका जल्दी से इसका वॉल्यूम आ जाएगा। मैं यहाँ पर भी लिखूंगा और उसको डिफरेंट तरीके से लिख के भी दिखा दूंगा ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जैसे देखिए अब मुझे इस शेप का ये जो फ्रंट वाला फेस है जो कि ये वाला है, इसका एरिया निकालना है। तो आपको पता है इसके सामने एक रेक्टेंगल है, ये सामने अगर सिर्फ देखा जाए ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया क्या निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो लेंथ होती है ये रेक्टेंगल की, ठीक है, वो भी यहाँ पे मैंने 12 लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई बताऊंगा। और विड्थ या ब्रेड्थ इसको बोलते हैं। ठीक है। अगर आपके पास सिंपल रेक्टेंगल हो तो उसकी ये चीज़ लेंथ होती है और ये चीज़ उसकी ब्रेड्थ का रोल प्ले करती है, या आप इसको विड्थ भी कभी कभार कहते हैं 3D वाले केस के अंदर। तो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करें तो इसका एरिया आ जाता है, जो कि हमें चाहिए भी यही है। अभी जो मैंने इतनी सारी डायमेंशन यहाँ पे लिख दी हैं, कैसे लिखी हैं ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि बुक में सारी नहीं लिखी हुई, कुछ लिखी हुई है, उसकी मदद से बाकी आप लिख सकते हैं। क्योंकि ये सारे रेक्टेंगल्स हैं
और रेक्टेंगल्स के अंदर ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल भी होती है और सेम भी होती है। तो इसलिए अगर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है बुक में तो मैंने उसके सामने यहाँ पे 6 लिख लिया है। और जैसे ऊपर 6 होगी इसके पैरेलल ये वाली साइड है, ये भी 6 होगी। इस तरह जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे भी 3 लिख लिया है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो ये भी 3 होगी, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन इसके सामने वाली को भी 3 कह दिया। यानी पैरेलल साइड्स सेम होंगी रेक्टेंगल में और इक्वल होंगी। तो इसी तरीके से अगर ये 6 है तो इसकी नीचे वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 6 होगी। ये पहले से 3 दी हुई है, अगर ये 3 है तो ये नीचे वाली भी 3 होगी। तो मैंने 6 + 3 करके यहाँ पे लिख दिया 12, यानी ये पूरी लेंथ फ्रंट वाले रेक्टेंगल की कितनी है 12। तो आपको लेंथ मिल गई। मैं यहाँ पे रफ में लिख रहा हूँ, अभी इसको नीट भी करूँगा। तो ये लेंथ आपके पास कितनी होगी 12। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेड्थ तो इस फ्रंट वाले रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। रेक्टेंगल का वैसे तो टोटल 3D शेप है, सिर्फ फ्रंट फेस की बात कर रहा हूँ। तो 12 लेंथ है और ये इसकी विड्थ या ब्रेड्थ का रोल प्ले करेगी। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं फिलहाल 2। ये हो गया नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया। जाहिर बात है बेस एरिया कह रहा हूँ तो इन दोनों का एरिया मुझे चाहिए, तो इन दोनों का एरिया मिलाकर कहलाएगा बेस एरिया। तो अब ऊपर वाले रेक्टेंगल की बात करता हूँ तो ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है, वो होगी 6 × 2। ठीक है, ये भी हो गया। इन दोनों को जमा कर दिया। अब इन दोनों को जो जमा कर दिया ये आपके पास एक्चुअल आया है बेस एरिया। अब जब आप इसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो तब वो बनेगा वॉल्यूम। हाइट क्या है, ये दोनों प्रिज्म साथ अटैच है और इनमें जो लेंथ होगी या इसको हम बोलेंगे हाइट, यही प्रिज्म की हाइट का रोल प्ले करेगी। तो ये हो जाएगी 3। और इसी चीज़ को अक्सर लोग इस तरह भी लिखते हैं कि ये 3 दोनों चीज़ों से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y = 12 × 2। ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई कर दें प्लस 6 × 2 और यही 3 इससे, इन दोनों से मतलब इस तरह मल्टीप्लाई कर दें। यानी इस सारी चीज़ को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ये 3 इन दोनों से भी मल्टीप्लाई हो गया देख लें, और ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया ये देख लें। वैसे भी जो चीज़ ब्रैकेट के बाहर आ रही होती है वो सबसे मल्टीप्लाई हो रही थी, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ पहले से ही, वो आप देख सकते हैं। 12 × 3 × 2, 6 × 3 × 2। इसमें 2 3 आगे पीछे कर लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स की अगर और अरेंजमेंट आगे पीछे करें तो इससे आंसर में फ़र्क नहीं आता। तो अब जब आप इस सब को सॉल्व करेंगे तो 12 3 टाइम्स हो जाएगा बेसिकली 36, और 36 में आपको मल्टीप्लाई करना है 2, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा एटलीस्ट 72। इस तरह 6 × 3 होता है 18, और 18 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा आपके पास 36। तो 72 में आप 36 ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 108, क्योंकि डायमेंशन सेंटीमीटर में गिवन है और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आपने आसानी से वॉल्यूम निकाल लिया है। तो जस्ट आपने प्रिज्म के अंदर पहले ये तलाश करना होता है कि आपके पैरेलल फेसेस कौन से हैं, एक जैसे फेसेस कौन से हैं। जो एक जैसा फेस होगा उसका एरिया निकालना है टोटल, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है, वो उसका आ जाएगा वॉल्यूम। अब बात कर लेते हैं इसके सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया पहले होता क्या है वो देखेंगे, और इसको फिर देखेंगे इसमें थोड़ी सी इश्यूज़ कहाँ पे आते हैं। तो देखिए सरफेस एरिया का मतलब होता है वो सरफेस जो आपको नज़र आ रही है, जिसको आप टच कर सकते हैं, उसका एरिया। जैसे अगर ये आपके पास शेप रियल लाइफ में मौजूद होती तो आप इसके टॉप वाले फेस को टच कर सकते थे, ये जो राइट और लेफ्ट वाले फेस हैं इनको टच कर सकते थे, फ्रंट बैक बॉटम वाले फेस को कर सकते थे, इसी तरीके से नीचे वाले को भी कर सकते थे। लेकिन एक ख़ास फेस को आप टच नहीं कर सकते थे जिसके ऊपर ये वाला रेक्टेंगुलर प्रिज्म फिटेड है। यानी ये वाला जो है, ये वाला फेस अंदर वाला इनसाइड वाला, ये जो ऊपर का रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, इसका ये वाला फेस जो है ये आप टच नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये इसके ऊपर अटैच था। ये आपको विजिबल भी नहीं होगा, ये आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा मतलब, और दूसरा आप इसको टच भी नहीं कर सकेंगे। आप जैसे इसके साइड्स पे टच कर सकते हैं, ऊपर और आमने बैक, फ्रंट पे और बैक पे टच कर सकते हैं। जो जिस पे ये अटैच्ड है, जिस स्पेस के ऊपर, वो स्पेस तो इसके बीच में आ चुकी हैं दोनों के, वो आप टच नहीं कर सकते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने इसके सारे फेसेस का एरिया निकाल लेना है, लेकिन वो खास फेस का एरिया जो आप टच नहीं कर सकते उसको या तो लिखना नहीं है, यानी उसको शामिल ही नहीं करना। अगर आपने शामिल कर दिया है पूरे रेक्टेंगुलर प्रिज्म का सरफेस एरिया निकालते वक्त, तो उसको माइनस कर देना है, ताकि जस्ट उसी चीज़ का सरफेस एरिया है जो इन कंटेक्ट आएगा, यानी जिसको आप टच कर सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो सरफेस एरिया निकालने के रेक्टेंगुलर प्रिज्म का पूरा फॉर्मूला मौजूद है। तो अगर मैं वो यहाँ पर लिखता हूँ तो उससे भी हो जाएगा, अगर मैं इंडिविजुअली हर फेस का अलग अलग एरिया निकालूँ तो भी उससे हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम किस तरह करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले मुझे सरफेस एरिया का फार्मूला यहाँ पे लिख लेना है, क्योंकि दोनों मेथड अवेलेबल हैं, दोनों से आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फार्मूला वाला मेथड यूज़ करने लगा हूँ। तो सरफेस एरिया अगर निकालना हो आपके पास प्रिज्म का, या ख़ास तौर पे रेक्टेंगुलर प्रिज्म का, तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है इस केस में। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं सरफेस एरिया ऑफ आ प्रिज्म। तो वो होता है 2 × लेंथ × ब्रेड्थ
ठीक है, प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और यहाँ पे ये मैंने बाहर एक तरह का 2 लिखा हुआ है। ठीक है, यही फार्मूला आपने 2 बार इस्तेमाल करना है क्योंकि आपके पास 2 रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, यानी इस फार्मूले को हमने 2 बार इस्तेमाल करना है अपने वाला जो हमारे पास प्रिज्म है इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए, क्योंकि एक इसके अंदर नीचे रेक्टेंगुलर प्रिज्म है और एक इसके ऊपर रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, तो दोनों रेक्टेंगुलर प्रिज्म का सरफेस एरिया हम इसी मेथड से निकालेंगे। तो उसके लिए आसानी है, पहले लेंथ ब्रेड्थ डिसाइड कर लेते हैं। तो जब प्रिज्म हम बात कर रहे होते हैं ना और वॉल्यूम की बात आ रही होती है, 3D शेप की बात आ रही होती है, तब ये चीज़ कहलाती है लेंथ जो कि है 12, ये चीज़ कहलाएगी आपकी एक तरह की ब्रेड्थ जो कि है 3, और ये वाली कहलाती है हाइट जो कि है 2। जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं 3D शेप्स की, तो उसके अंदर लेंथ विड्थ या इसको ब्रेड्थ भी कभी बार कहते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज में यूज़ किया जाता है इसको, तो इसको हम ब्रेड्थ बोलेंगे और ये वर्टिकल जो होगी इसको हाइट बोलेंगे। तो आपको लिख लेना है कि हमारे पास जो पहला प्रिज्म है उसके अंदर लेंथ 12 है, उसकी ब्रेड्थ बेसिकली 3 सेंटीमीटर है और उसकी जो हाइट है वो बेसिकली है 2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये आपके पास रेक्टेंगुलर प्रिज्म नंबर 1 की है, इसलिए इसको मैं R1 बोल रहा हूँ। इसी तरीके से आपको R2 भी लिख लेनी है। ठीक है, तो R2 की भी लेंथ देख लें, वो भी बहुत आसान है। ये है इसकी लेंथ जो कि है 6 सेंटीमीटर, ये कहलाएगी इसकी ब्रेड्थ या विड्थ जो कि है 3 सेंटीमीटर, और ये कहलाएगी इसकी हाइट जो कि है 2 सेंटीमीटर। तो इसकी हम लेंथ बोल लेते हैं, वो है आपके पास 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है इसकी 3 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो है वो बेसिकली है 2 सेंटीमीटर। ये एंड वाली हाइट्स हैं। ठीक है, ठीक है, ये हाइट्स हैं। ठीक है, अब आपने इन्हीं दोनों चीज़ों को 2 मरतबा परफॉर्म करना है सरफेस एरिया निकालने के लिए। बहुत सिंपल है, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। तो मैं यहाँ पे सरफेस एरिया लिखूँगा, मैं ये सारी वैल्यूज़ पुट करूँगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा इसमें एक चीज़ आने वाली है आगे। आप 2 लिखें, ब्रैकेट्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, पहले प्रिज्म की बात कर रहा हूँ रेक्टेंगुलर प्रिज्म की, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 36, प्लस का साइन, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, 12 मल्टीप्लाई बाय हाइट 2 यानी 12 2 टाइम्स 24, प्लस का साइन, ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ब्रेड्थ 3 और हाइट है 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। ये आपने पहली मरतबा कर लिया, यानी पहले रेक्टेंगुलर प्रिज्म के लिए कर लिया। अब दूसरे के लिए भी करना है, तो प्लस का साइन, 2 दोबारा डालेंगे, दोबारा ये फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अब रेक्टेंगुलर प्रिज्म नंबर 2 के लिए। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि होता है आपके पास 18, प्लस का साइन, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट 6 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 12, प्लस का साइन, और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी ये हो जाएगा 6। अब इनको आप सॉल्व कर लें, ये बहुत आसान है, अभी तक कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो ये इन सब को प्लस करेंगे 66 आएगा, और 66 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें जो कि बाहर लिखा हुआ है, तो आपके पास 132 आ जाएगा। प्लस का साइन इधर भी करें आप, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 12 प्लस 6, जब आप करेंगे तो आपका 36 आएगा। 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 72, और इन दोनों को ऐड करें अगर आप 132 को और बेसिकली 172 को, तो आपके पास आएगा 204। याद रखें कि ये आपके पास फाइनल सरफेस एरिया नहीं है, इसमें कोई चीज़ लाजमी निकालनी पड़ेगी जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी इस क्वेश्चन को करते वक्त। तो देखिए, सरफेस एरिया सिर्फ उस एरिया को बोलते हैं जो आपको नज़र आ रहा है, जो आप टच कर सकते हैं, या आपको किसी भी तरीके से उसका आइडिया है कि वो इंक्लूड होगा। तो ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स के ऊपर बॉक्स है, तो मतलब बॉक्स का मतलब मेरे पास ये है कि ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स अगर आप कंसिडर करें तो उसके ऊपर एक और रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो ये वाला जो रीजन है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये तो इन दोनों के दरमियान आ चुका होगा और ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये तो यहाँ शेप में आपको मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इन एक्चुअल लाइफ में आप इसको अगर विजुलाइज करें तो ये वाला रीजन आपको नज़र नहीं आएगा, ये सारा रीजन आपको नज़र नहीं आने वाला। तो इसका सरफेस एरिया भी नहीं हम शामिल करेंगे, सिर्फ उसको शामिल करेंगे जिसको हम टच कर सकते हैं या वो हमें नज़र आ रहा है या उसका कोई ना कोई कंटेक्ट उसके हो सकता है। लेकिन ये वाला जो रीजन है सारा, जो मैं बार बार शेड करके दिखा रहा हूँ, ये दोनों के दरमियान होगा, नीचे होगा, ये हमें नज़र भी नहीं आएगा, तो हमने इसका सरफेस एरिया माइनस कर देना है। अब ये हुआ क्या है, जब आपने पहला वाला रेक्टेंगुलर प्रिज्म का सरफेस एरिया निकाला है तो उसके अंदर ये शामिल हो गया, क्योंकि ये नीचे वाले का निकाला था उसमें लाजमी बात है ये शामिल हुआ होगा। और जब आपने ऊपर वाले का निकाला, ये वाला इसका आपने निकाला, तो इसके अंदर भी, क्योंकि बेस तो दोनों की इनकी सेम थी, जो इसका टॉप वाला फेस था वो इस ऊपर वाले के लिहाज से बॉटम वाला फेस था, दोनों का सेम था, तो ये एक ही एरिया इन दोनों के एरिया निकालने में 2 मरतबा काउंट हो गया। तो आप इस चीज़ को माइनस कर देंगे, इस एरिया को माइनस कर देंगे 2 मरतबा ही, आप इसमें से माइनस कर दें 2 टाइम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, तो वो बनता है 6
और ये बनता है 3, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ यानी वो इसका एरिया होता है, तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 6 3 टाइम्स होता है 18, और 18 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा बेसिकली 36। तो आपको 204 में से 36 को माइनस करना है बेसिकली, ठीक है। तो आप इसको लिख लेंगे 204 माइनस 36, और ये आपके पास फाइनल सरफेस एरिया आएगा 168, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। तो मैंने कोशिश की है इसको डिटेल में समझा सकूं। तो इस तरीके से आपने वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालने हैं। वॉल्यूम फिर भी थोड़ा आसानी से पता चल जाता है, लेकिन सरफेस एरिया में ये चीज़ों का ख्याल रखना है कि किस चीज़ को निकालना है और किस चीज़ को ऐड करना है।